Hi students, welcome back to the class of Physics Biology. This is Fahd Hussain and today our topic is chromosome structure and types. So in today's lecture, first we will study about meaning of chromosome. So chromosome is derived from two words, chromo which means color and soma mean body. So chromosome is color bodies appear in the cell during cell division. एंड क्रोमोसोम ट्रांसफर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. दूसरा पॉइंट है लोकेशन की क्रोमोसोम कहाँ पर प्रेजेंट है. तो हम कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में हम कहते हैं कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है. थर्ड पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में जाने से पहले मैं आपको बताऊँ कि हमने आज पढ़ना है मीनिंग, लोकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, टाइप ऑफ क्रोमोसोम एंड कंसेप्ट ऑफ क्रोमेटिड एंड क्रोमोसोम, और जो लास्ट पॉइंट है कि कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम. तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा. और क्या बात है हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की तरफ. तो क्रोमोसोम इज़ कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम. तो टू आर्म ऑफ क्रोमोसोम होता है, एक को हम कहते हैं पी आर्म, दूसरे को हम कहते हैं क्यू आर्म. तो इसका नाम किस तरह आया पी और क्यों. तो पी निकला है पेटिट से, जो फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है स्मॉल. तो एक स्मॉल आर्म होता है और दूसरा जो होता है वो लॉन्ग आर्म होता है. तो क्यों नाम इस वजह से पड़ा कि पी के बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्यों आता है. तो पी स्मॉल के लिए और क्यों फिर रख दिया गया लॉन्ग आर्म के लिए. अब इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर टू क्रोमेटिड्स हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच हैं. थर्ड में हम पढ़ते हैं टीलोमेयर. तो टीलोमेयर क्या है. टीलोमेयर टिप ऑफ द क्रोमोसोम पर एक रिपीटेड सीक्वेंस होता है, एक ख़ास किस्म का सीक्वेंस होता है कि ये प्रिवेंट करता है टू क्रोमोसोम फ्रॉम अटैचमेंट, कि दो क्रोमोसोम आपस में अटैच ना हो जाए. क्योंकि हम कहते हैं कि हर एक सेल डिवीजन में तकरीबन 50 to 250 बेस पेयर जो हमारा टीलोमेयर है या जो हम कहते हैं जेनेटिक सीक्वेंस है वो लॉस्ट होता है. हर एक सेल डिवीजन में इतने बेस पेयर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, लॉस्ट होते हैं. अब करते करते जब हर डिवीजन में टीलोमेयर का कुछ सीक्वेंस रिमूव हो जाते हैं तो फिर एक ऐसा स्टेज आ जाता है कि वो सेल डिवीज़न रुक जाते हैं. क्योंकि सेल डिवीज़न जो है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ टीलोमेयर पर. अगर टीलोमेयर का लेंथ एक ख़ास लिमिट से कम हो जाए तो फिर आगे सेल डिवीज़न पॉसिबल नहीं होता, सेल डिवीज़न स्टॉप हो जाए. और जब सेल डिवीज़न एक ख़ास लिमिट के बाद स्टॉप हो जाते हैं तो मतलब स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ से एजिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है. तो मीन दैट कि टीलोमेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एजिंग के हवाले से भी. अच्छा, कुछ एंजाइम है जिसको हम कहते हैं टीलोमरेज एंजाइम. तो वो टीलोमर के सीक्वेंस को, जिसको हम कहते हैं CCAAUC, एक ख़ास किस्म का सीक्वेंस है जो इसको ऐड करता है. टीलोमरेज एंजाइम इस टीलोमर को ऐड भी करता है. लेकिन इसके हिसाब से अगर हम देखें टीलोमर का, तो हम कहते हैं कि जिस इंसान में या जिस इंडिविजुअल में इस टीलोमर का लेंथ ज़्यादा हो तो उसके जो लाइफ है तो हम कहते हैं कि वो अबाउट 5 ईयर, मतलब एज एवरेज हम कहते हैं 5 ईयर जो है वो इसकी लाइफ जो है वो लॉन्ग होती है. या आम जो ऐसे पर्सन से जिसका टीलोमेयर शॉर्ट होता है. और दूसरी बात अगर हम करें इस एज के हवाले से तो 60 के बाद हम कहते हैं कि रिस्क ऑफ डेथ जो है वो डबल हो जाता है आफ्टर एवरी 8 ईयर. मीन दैट कि अगर 68 ईयर का कोई बंदा है तो उसका जो डेथ का जो चांस है वो एक साल में वो ट्वाइस होता है एज़ कम्पेयर टू 60 ईयर ओल्ड. अब आते हैं हम नेक्स्ट की तरफ. 4 नंबर पर आ जाते हैं सेंट्रोमेयर. तो सेंट्रोमेयर को हम कहते हैं कि एक नैरो रीजन है, या इसको हम कहते हैं कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं. कंस्ट्रक्शन मीनिंग मतलब कि एक नैरो रीजन है. ये यूजुअली हम कहते हैं कि हर एक क्रोमोसोम में नॉर्मली प्रेजेंट होता है, किसी के बिल्कुल टिप पर, किसी के मिड में होता है. लेकिन ये हम कहते हैं कि उसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, एक नैरो रीजन. ये वो रीजन है जहाँ पर अटैच होते हैं टू क्रोमेटिड. जिस तरह इस डायग्राम में नजर आए कि दो क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ अटैच हैं. कौन सी पोजीशन पर, सेंट्रोमेयर की पोजीशन पर अटैच है. और यहाँ ये ऐसा पोजीशन है कि जब सेल डिवीजन की अगर हम बात करें तो सेल डिवीजन में जो स्पाइंडल फाइबर्स अटैच होते हैं तो वो भी इसी पोजीशन पर आकर सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होते हैं. फिफ्थ पर आ जाते हैं कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन. तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इस वजह से उसको नाम दिया गया क्योंकि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी मौजूद है, तो उस प्राइमरी की वजह से उसको नाम दिया गया सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन. उसको दूसरा नाम हम सिंपली कहते हैं एनओ नाम दिया गया है, जिसका मतलब है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइज़र कहते हैं. तो ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइज़र
का मतलब है कि यहाँ पर यूजुअली हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा सा पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस होता है। तो न्यूक्लियोलस यूजुअली इस पॉइंट पर अटैच होता है, और ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सिंथेसिस होता है किसी का, रेबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है। क्योंकि जिस क्रोमोसोम में हम कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मौजूद है, तो वहाँ पर यूजुअली मौजूद होगा सेटेलाइट भी। अब 6 नंबर पर देखो सेटेलाइट क्या चीज़ है। सेटेलाइट को हम कहते हैं कि द रीजन बिटवीन द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड नियरेस्ट ट्यूमर को हम क्या कहते हैं, सेटेलाइट कहते हैं, जिस तरह इसके डायग्राम में नज़र आ रहा है। इसका नियरेस्ट टीलोमर क्या होगा, ये बिल्कुल टॉप अब क्रोमोसोम ये नियरेस्ट टीलोमर है, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, सेटेलाइट। अब जिस क्रोमोसोम के अंदर ये सेटेलाइट मौजूद हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सेटेलाइट क्रोमोसोम कहते हैं, या सिंपली हम उसको कहते हैं सेट क्रोमोसोम। और हमारी अगर ह्यूमन सोमेटिक सेल की हम बात करें तो ह्यूमन सोमेटिक सेल में 10 सेट क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। हमारे सोमेटिक सेल में जो है 13, इसका मतलब इसके पेयर्स 2 13 इस तरह के 14, 15, 21 एंड 22, यहाँ पर ये 5 है, लेकिन इसके पेयर्स भी अगर बना दो तो टोटल सोमेटिक सेल में 10 सेट क्रोमोसोम प्रेजेंट है। और ये सेट क्रोमोसोम मैंने आपको बोला कि यहाँ पर एक ख़ास किस्म का सीक्वेंस होता है राइबोसोमल आरएनए के सिंथेसिस के लिए। ओके, यहाँ पर देखो कुछ डॉट से नज़र आ रहे हैं इस क्रोमोसोम के ऊपर, तो इसको हम क्या कहते हैं, नोब्स ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। कि कुछ स्पीशीज़ के क्रोमोसोम के ऊपर ये नोब्स प्रेजेंट होते हैं। यूजुअली हम कहते हैं कि यहाँ पर के जिस तरह के मेज़ है फॉर एग्जांपल, तो हम कहते हैं कि ये जो नोब्स है ये हाईली कंडेंस्ड एरिया ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, या हम कहते हैं कि हेट्रोक्रोमेटिक रीजन होते हैं जहाँ पर क्रोमोसोम हाईली कंडेंस्ड होता है। और ये इसका फंक्शन क्या है कि इसको हम यूज़ करते हैं एज ए आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के हवाले से। अब आते हैं हम टाइप ऑफ क्रोमोसोम की तरफ। तो टाइप ऑफ क्रोमोसोम में सबसे पहले हम कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर में कुछ टाइप्स है। एक को हम कहते हैं एसेंट्रिक क्रोमोसोम जो विदाउट सेंट्रोमेयर होता है, एक होता है मोनोसेंट्रिक जो 1 सेंट्रोमेयर इसके अंदर मौजूद होता है, डाइसेंट्रिक जिसके वो क्रोमोसोम जिसमें 2 सेंट्रोमेयर मौजूद होते हैं, और पॉलीसेंट्रिक जिसमें मैनी सेंट्रोमेयर मौजूद हैं। तो ये टाइप्स आ गए। द सेकंड वन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन में कौन से हैं, मीटासेंट्रिक, ये ज़रा इसको गौर से देखना क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है। मीटासेंट्रिक क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम है जिसका सेंट्रोमेयर बिल्कुल मिड में प्रेजेंट होता है, तो इसको हम कहते हैं मीटासेंट्रिक। या हम कहते हैं कि वी शेप क्रोमोसोम भी उसको कहते हैं। जैसे कि डायग्राम में नज़र आए इसके सेंट्रोमेयर जो वाइड में नज़र आते हैं तो हम कहते हैं ये सेंट्रोमेयर है, तो तकरीबन ये मिड में होता है, तो इस वजह से उसको हम कहते हैं मीटासेंट्रिक क्रोमोसोम या वी शेप। इस डायग्राम में देखो तो उस सेंट्रोमेयर के हवाले से अगर देखो तो उसका शेप जो बना है वो वी शेप बना है। फिर भी इसमें एक स्मॉल और एक लॉन्ग आर्म होता है जिस तरह की वी शेप में नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि अगर हम देखें तो हमको तकरीबन मिड में नज़र आते हैं। ओके, दूसरा इसका टाइप आता है सब मीटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो सब मीटासेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर थोड़ा सा जो सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम है उससे थोड़ा सा साइड पर होता है, तो वो बनाता है जे शेप, या हम कहते हैं सिंपली कि एल शेप स्ट्रक्चर बनाता है। इस क्रोमोसोम में देखो सेंट्रोमेयर थोड़ा सा मिड पोजीशन से थोड़ा ऊपर की तरफ है, मतलब कि बिल्कुल मिड पोजीशन में नहीं है, और ये बनाता है इस पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर की वजह से वो शेप बना देता है एल शेप, या हम कहते हैं अगर इसको बिल्कुल टर्न कर तो हम कहते हैं कि जे शेप बन जाता है। ओके, थर्ड वन है टीलोसेंट्रिक जिसको हम कहते हैं कि रॉड शेप, जिसका सेंट्रोमेयर बिल्कुल टॉप ऑफ द क्रोमोसोम पर क्रोमेटिड पर प्रेजेंट होता है, तो ये बनाता है क्या, एक रॉड शेप बना देता है। एग्रोसेंट्रिक क्या है, एग्रोसेंट्रिक हम यूजुअली कहते हैं कि बिल्कुल जो प्रॉक्सिमल एंड है इसके बिल्कुल करीब जो है वो प्रेजेंट होता है सेंट्रोमेयर, मतलब कि बिल्कुल एंड पर भी नहीं होता लेकिन एंड से थोड़ा सा नीचे होता है, मतलब कि एक बिल्कुल शॉर्ट सा आर्म बनता है और एक बिल्कुल लॉन्ग आर्म बनता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्रोसेंट्रिक, और ये भी बनाता है रॉड शेप स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। एंड थर्ड वन हम यहाँ पर कहते हैं कि कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम भी प्रेजेंट है, जिसमें से कुछ यहाँ पर एक दो मेंशन हुए हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है लेम्ब्रश क्रोमोसोम। तो लेम्ब्रश क्रोमोसोम हम कहते हैं यूजुअली कि
ये वो क्रोमोसोम है जो ड्यूरिंग ओजेनेसिस ये बनता है, जिसके बहुत ज़्यादा लेटरल लूप्स निकलते हैं डीएनए के। यूजुअली होता है ऐसा है कि जब ओजेनेसिस का प्रोसेस होता है तो फर्स्ट मियाटिक अरेस्ट में, जो डिप्लोटिन स्टेज में वो मियाटिक अरेस्ट हो जाता है, तो जो ओसाइट है उसका न्यूक्लियस इतना स्विलअप हो जाता है कि उसको हम कहते हैं कि जर्मिनल वेसल्स हैं। तो वो जर्मिनल वेसल्स जो होता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है, तो लाजिम बात है वो एक क्रोमोसोम टेट्राड के फॉर्म में होता है। तो उसमें मतलब कि हर क्रोमोसोम में यहाँ पर होता है 4 सेट ऑफ जीन्स होते हैं। तो मतलब ये एक ऐसा स्टेज होता है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव स्टेज होता है मैसेंजर आरएनए के सिंथेसिस के लिए या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो इस टाइम में जो क्रोमोसोम है उससे बहुत ज़्यादा लूप डीएनए मतलब कि बाहर की तरफ निकल आ जाता है। बाहर की तरफ जब निकल आ जाता है तो वो एक स्ट्रक्चर बनाता है लेम ब्रश की तरह। तो उस वजह से उसका नाम पड़ गया है कि लेम ब्रश क्रोमोसोम। यूजुअली होता है नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन उस लूप्स की वजह से हम कहते हैं कि ये लेम ब्रश क्रोमोसोम है। सेकंड वन हम कहते हैं कि स्लेवरी ग्लैंड और पॉलीथीन क्रोमोसोम। तो यूजुअली हम कहते हैं कि एंसेट की जो स्लेवरी ग्लैंड में पाया जाता है ये क्रोमोसोम, या उसको लार्ज नंबर क्रोमोसोम, लार्ज साइज़ ऑफ क्रोमोसोम इसको हम कहते हैं। तो इसकी वजह से उसका नाम पड़ गया है कि ये स्लेवरी ग्लैंड में मौजूद होती है, स्लेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम, या हम सिंपली कहते हैं कि पॉलीथीन क्रोमोसोम, जो यूजुअली एंसेट्स में भी पाए जाते हैं। बी क्रोमोसोम, या यूजुअली कुछ उसको कहता भी है कि बीटा क्रोमोसोम भी कहते हैं, या सिंपली हम कहते हैं कि बी क्रोमोसोम, ये वो क्रोमोसोम है जो नॉर्मली ऑटोसोम या 6 क्रोमोसोम से डिफरेंट होते हैं। इसका कोई जेनेटिक्स फंक्शन इतना खास नहीं होता जिस तरह के नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं। यूजुअली ये पाए जाते हैं मेज में भी पाए जाते हैं, एंसेस्टर्स में भी पाए जाते हैं, और कुछ स्मॉल्स मैमल में भी पाए जाते हैं। ओके, अब हम आते हैं कंसेप्ट ऑफ क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिड की तरफ, कि जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। अब देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, ये दूसरा है, और यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर है। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इसमें क्रोमेटिड कितने हैं, तो क्रोमोसोम कितने हैं। यहाँ पर पहले वाले में अक्सर स्टूडेंट का ये कंसेप्ट होता है कि ये ऊपर जो है सेंट्रोमेयर से ये भी एक क्रोमेटिड है, और इस सेंट्रोमेयर से नीचे भी एक क्रोमेटिड है। इन दोनों को क्रोमेटिड समझता है, और इसके मिड में सेंट्रोमेयर समझता है। मतलब वो समझता है कि ये एक क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड हैं। जिस तरह कि दूसरे डायग्राम में समझता है कि सेंटर में सेंट्रोमेयर है और ऊपर भी 2 क्रोमेटिड है, नीचे भी 2 क्रोमेटिड है। ये कंसेप्ट हम कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। अब मैं आपको बताऊं कि सबसे पहला ये एक क्रोमोसोम है और इसका एक क्रोमेटिड है, ये ऊपर से नीचे तक एक क्रोमेटिड कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला हम कहते हैं कि पी एंड क्यू आर्म है, सिर्फ इसके 2 आर्म है लेकिन सिंगल क्रोमेटिड है। ठीक है, अब दूसरे वाले में देखें क्रोमोसोम सिंगल है लेकिन इसमें क्रोमेटिड कितने हैं, 2 क्रोमेटिड यहाँ पर प्रेजेंट है। तीसरे में देखें यहाँ पर क्रोमोसोम 2 है एंड क्रोमेटिड यहाँ पर कितने हैं, 4 क्रोमेटिड है। अब यहाँ पर मैं आपको एक आसान ट्रिक बताता हूँ कि आपने क्रोमोसोम को किस तरह पहचानना है। जहाँ पर भी स्ट्रक्चर आ जाए तो आप उसको समझ लेंगे। तो यहाँ पर नीचे एक मैं आपको बताता हूँ कि ये बात माइंड में रखना कि नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जितने नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर होंगे उतने ही आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम काउंट करोगे। अब देखो पहले वाले में कितने हैं, जो रेड सर्कल हुआ ये सेंट्रोमेयर है। पहले वाले में कितने सेंट्रोमेयर हैं, 1 सेंट्रोमेयर। तो 1 सेंट्रोमेयर मीन 1 क्रोमोसोम। क्रोमेटिड जितने भी है 2 है 3 है 4 है जितने भी हैं, लेकिन क्रोमोसोम की हम बात करते हैं 1 सेंट्रोमेयर 1 क्रोमोसोम। दूसरे में देखें सेंट्रोमेयर फिर 1 सेंट्रोमेयर है तो क्रोमोसोम कितने हुए, क्रोमोसोम भी 1 हुआ, लेकिन यहाँ पर क्रोमेटिड कितने हुए, 2 क्रोमेटिड हुए। अब थर्ड में देखो एक सेंट्रोमेयर ये हुआ और एक ये, तो मीन देट कि थर्ड वाले में सेंट्रोमेयर कितने हुए, 2 सेंट्रोमेयर। तो मीन देट अगर 2 सेंट्रोमेयर है तो हमारे पास क्रोमोसोम की तादाद कितनी होनी चाहिए, वो भी 2 होनी चाहिए। तो ये बात अगर माइंड में रखोगे तो कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आते हैं हम इस डायग्राम की तरफ। अब इसमें देखो सेंट्रोमेयर यहाँ पर बताए गए हैं, तो सेंट्रोमेयर टोटल कितने हैं, मार्क हुए हैं 1 2 3 4 5। अगर 5 सेंट्रोमेयर है तो मीन देट कि नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो सेंट्रोमेयर अगर हमारे पास 5 है तो क्रोमोसोम कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। लेकिन क्रोमेटिड को अगर आप काउंट करें तो क्रोमेटिड कितने होंगे, टोटल 10 क्रोमेटिड होंगे, क्योंकि हर एक में डबल क्रोमेटिड है जिसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ओके, अब इस डायग्राम में देखें ये ह्यूमन की बात हो रही है। तो ह्यूमन में ये टोटल अगर रेड जो स्पॉट्स ये इसमें नज़र आ रहे हैं इसको काउंट करें तो ये बनते हैं कितने, ये 46 बनते हैं। यहाँ पर हम क्रोमोसोम की बात करें तो 46 है। 46 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मैं सेंट्रोमेयर को काउंट करूँगा, सेंट्रोमेयर को मैंने काउंट किया तो सारे के सारे 46 हैं, तो हमारे पास क्रोमोसोम भी 46 आए। लेकिन यहाँ पर क्रोमेटिड की हम बात करें तो क्रोमेटिड भी हमारे पास कितने हैं, 46 हैं।
अब इस वाले डायग्राम में देखें, इस वाले डायग्राम में अगर मैं काउंट करूँगा तो सेम वही हमारे पास क्रोमोसोम 46 है, क्योंकि सेंट्रोमेयर 46 है, लेकिन क्रोमेटिड यहाँ पर डबल हुए, तो क्रोमेटिड में यहाँ पर अगर काउंट करूँ तो हमारे पास कितने होंगे, 92 क्रोमेटिड हैं। क्रोमोसोम कितने हैं, 46, लेकिन क्रोमेटिड कितने हैं, 92। क्रोमोसोम क्यों 46 है, क्योंकि सेंट्रोमेयर यहाँ पर 46 है। ओके, अब इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में जो सेंट्रोमेयर है वो भी सेपरेट हुए, वो भी डिवाइड हुए। तो यहाँ पर अगर इस सेंट्रोमेयर को देखें तो यहाँ पर सेंट्रोमेयर टोटल अगर काउंट करें सारे तो कितने बनते हैं, 92 बनते हैं। तो सेंट्रोमेयर अगर 92 बनते हैं तो क्रोमोसोम को मैं कहूँगा कि क्रोमोसोम मेरे पास कितने बन गए, क्रोमोसोम मेरे पास 92। अब और इस 92 के अगर मैं क्रोमेटिड काउंट करूँ तो क्रोमेटिड भी मेरे पास बन जाते हैं 92। तो ये कंसेप्ट है, सिंपल सी बात है, आपने काउंट करना है नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर को, नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर जितने भी है तो उस हिसाब से आपने क्रोमोसोम का जो अमाउंट है वो फाइंड करना है कि इतने क्रोमोसोम है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जब माइटोसिस मियोसिस का प्रोसेस पढ़ते हैं तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रोमोसोम कितने हैं तो क्रोमेटिड कितने बन गए, क्योंकि वहाँ पर जब फिर एनाफेज बन जाते हैं तो एनाफेज में फिर क्रोमोसोम जब डिवाइड हो जाते हैं तो क्रोमोसोम की डिवीजन में फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है कि 92 क्रोमोसोम है। ठीक है, तो आपने इस बात में कंफ्यूज नहीं होना, ना क्रोमेटिड को देखना है ना किसी और चीज़ को, आपने सिर्फ सेंट्रोमेयर को देखना है। सेंट्रोमेयर के साथ सिंगल क्रोमेटिड है तो भी क्रोमोसोम है, सेंट्रोमेयर के साथ टू क्रोमेटिड है तो भी क्रोमोसोम है, सेंट्रोमेयर के साथ अगर 3 क्रोमेटिड आए तो भी सिंगल क्रोमोसोम, एक सेंट्रोमेयर के साथ अगर 4 क्रोमेटिड आए तो भी कंसिडर होगा सिंगल क्रोमोसोम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।